नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के आधार पर खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। तो गंगा एक्सप्रेसवे आरएफक्यू और आरएफपी को भी मिली मंजूरी। ललितपुर में बनाया जाएगा एयरपोर्ट। वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार गंभीर। 55.77 लाख लाभार्थियों को 836.55 करोड़ का किया ऑनलाइन हस्तांतरण। सीएम योगी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इटावा दौरे पर। लॉयन सफारी का किया भ्रमण। इटावा क्लब में पोषण माह का भी शुभारंभ किया। सपा की जन क्रांति यात्रा के समापन में अचानक पहुंचे मुलायम सिंह यादव। भीड़ देखकर मुलायम सिंह यादव उत्साहित। नेताजी ने किया विधानसभा चुनावों में सपा की जीत का दावा। और यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। तो बहराइच पुलिस ने भी 5 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 55.77 लाख लाभार्थियों को 836.55 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांसफर करने के साथ लाभार्थियों से संवाद भी किया। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उज्ज्वला योजना 2.0, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, किसान निधि योजना के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है। मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं, क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1,500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। और विगत 4 साढ़े 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो, इस सरकार की मंशा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय पर जारी भी किया है। वर्तमान में आप सब देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। उन स्थितियों में जीवन को बचाना और आम नागरिक की आजीविका को बचाना भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए जिलों के नाम भी तय हो गए हैं। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के आरएफक्यू और आरएफपी को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ललितपुर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा क्योंकि वहां डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब तक
2% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इसके लिए निविदा दस्तावेज निकाल रहे हैं। सिंह ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसके अंदर 12 बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। 12 बिंदुओं पे जो चर्चा हुई उसमें अधिकांश जो हैं, इसलिए वो प्रेस नोट जैसे ही आपके से बात कर रहा हूँ वो भी जा रहे हैं, वो गाइडलाइंस है, नियमावली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कि एक मगर 12 में से लगभग 9-10 ऐसे हैं, मगर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि एक उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक्सप्रेसवेज का जाल बन रहा है और फैलता जा रहा है, जिसको हम एक वेब ऑफ एक्सप्रेसवेज नेटवर्क जो बन रहा है उत्तर प्रदेश का, उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इटावा के दौरे पर रहीं। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल लॉयन सफारी पहुंची, जहां पर उन्होंने सफारी पार्क का भ्रमण किया। जिसके बाद फिर राज्यपाल विकास खंड बसेरे हर क्षेत्र के दत्तावली गांव पहुंची, जहां पर राज्यपाल गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म में शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इटावा क्लब पहुंची, जहां पर उन्होंने पोषण माह का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के लिए खिलौने, फर्नीचर और बर्तन प्रदान किए। राज्यपाल ने कहा कि हम शिक्षा के माध्यम से जात पात और लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील भी की। ऊंच नीच का भेदभाव दूर करना, बेटी बेटे के बीच में जो भेदभाव है वो दूर करना, और एक समानता, दोनों के बीच में समानता होनी चाहिए। दोनों को सही शिक्षा, सही संस्कार, सही सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये सब कुछ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। जैसे विचार ऐसे आचार, ये हम लोग समझते हैं, और इसी वजह से सबसे ज्यादा ध्यान आंगनवाड़ी में देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जन क्रांति यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान समापन कार्यक्रम में अचानक मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए। इसके बाद अखिलेश ने अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें बैठाया। अखिलेश ने कहा कि नेताजी को देखकर हिंदी में शब्द ही नहीं निकल रहा है। वहीं मुलायम ने कहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, भीड़ देखकर हम खुश हैं। इस दौरान जिन लोगों ने सपा ज्वाइन की, उनके लिए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 2022 चुनाव में इसी तरह समाजवादी पार्टी अपनी ताकत के तौर पर उपयोग करके सत्ता में काबिज होने का कार्य करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जनता 2022 में भाजपा को नहीं देखना चाहती है। उन्होंने आगामी चुनाव में 400 सीटें जीतने का भी दावा किया। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। अवैध चरस के साथ एक बाइक और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तीनों तस्कर श्रावस्ती जनपद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक महोदया बहराइच द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना मटेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जो कहा सलाह के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं,
इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस मौके पर गई और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो उनके पास से 5 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस संबंध में थाना मटेरा में मुकदमा अपराध संख्या 156/21, 157/21 तथा 155/21 धारा 8/20 NDPS पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। इधर यूपी के शाहजहांपुर की मिर्जापुर थाना पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्कर आसपास के अफीम की खेती करने वाले किसानों से सस्ते दामों पर अफीम खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचता था। वह अफीम बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस तस्कर के अन्य सदस्यों के बारे में भी अहम जानकारी जुटाने में लगी हुई है। प्रयागराज में गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट का सुझाव है कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराए। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि वे गायों का सम्मान और उनकी सुरक्षा करें। काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद की जमानत अर्जी पर यह सुनवाई की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये सब सुझाव दिए। हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गायों को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये निवेदन किया है कि वो एक बिल ला करके गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, तथा उन्होंने ये भी कहा है ये आदेश माननीय जस्टिस शेखर यादव साहब की बेंच ने एक जावेद नामक युवक की जमानत याचिका सुनते हुए, जो कि काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत दाखिल हुई थी, ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि गाय के कल्याण से ही राष्ट्र का कल्याण है। यहाँ तक कहा गया है कि सभी भारतवासियों को गाय का सम्मान करना चाहिए, उसी से देश का सम्मान भी बढ़ेगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाचा ने अपने ही 5 वर्षीय भतीजे की गांव से बाहर बंद पड़े मकान में ईंट से पीट कर हत्या कर दी। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने भोरा कलान थाने में गुमशुदगी दर्ज की। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान शक होने पर आरोपी चाचा से पूछताछ की, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि शराब के नशे में चाचा ने ही भतीजे की हत्या की है। आरोपी अनुज से उसके बड़े भाई ने मारपीट की थी, जिसका बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना ग्राम भौरा कला की है। 5 साल का एक बच्चा अपने चाचा से कहता है कि चाचा मुझे अमरूद खाने हैं, तो चाचा उसको अमरूद के बहाने ले जाता है और बाग के पास एक कोठरी में उसकी मृत्युकारित कर देता है। ये सुबह एक विवाद हुआ था चाचा का अपनी भाभी से। इसने चाचा ने उसके कुछ पैसे निकाल लिए थे, जिसको लेके भाभी ने ऐतराज़ जताया था और अपने हस्बैंड को बताया था, जिसने मारा उसके बड़े भाई को। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 40 साल के थे। वहीं उनके निधन पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत के जाने माना चेहरा थे। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। वेरी शॉकिंग न्यूज़। टीवी जगत का सुपरस्टार, टीवी और फिल्मों का बहुत बड़ा नुकसान। बालिका बधू से फेमस हुए, लोकप्रिय हो गए, खतरों के खिलाड़ी के विनर, फिर बिग बॉस के विनर,
प्रयागराज के रहने वाले थे। बचपन में पापा को खो दिया, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया सिद्धार्थ ने। अब उनका वक्त आया था, अब तो वो असली सुपरस्टार बने थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे फिटनेस फ्रीक की मृत्यु कैसे हो सकती है। बिल्कुल घमंड नहीं, सुपरस्टार बनने के बाद भी अगर हम कभी अचानक मिल गए एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो खुद ही दौड़ के आके बोलते थे, हेलो सर, राजू सर। वही हंसता हुआ चेहरा मुझे याद आ रहा है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बीते करीब एक सप्ताह से मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। हालांकि सड़क पर गिरे मलबे को किसी तरह हटाने के बाद मालवाहक ट्रक कछुए की चाल से आगे तो बढ़ रहे हैं, किंतु वाहनों की धीमी गति के कारण महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सोनौली सीमा बॉर्डर से भारतीय क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। ट्रकों के ड्राइवरों का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से खाने पीने की काफी समस्या हो रही है। राशन पानी जो भी लेकर आए थे सब कुछ खत्म हो गया है। लगातार 4 दिनों से नेपाल में प्रवेश न मिलने से अब काफी समस्याएं हो रही हैं। यूपी के आगरा में व्यापारी अब बैंक तक कैश ले जाने के लिए पुलिस की सुरक्षा ले सकेंगे। एसएसपी मुनिराज ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे कि व्यापारियों में सुरक्षा का भाव पैदा हो सके। एसएसपी ने बताया कि व्यापारियों के साथ लूट की घटनाओं को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। व्यापारी अपना कैश बैंक या अन्य स्थान पर भेजने के लिए पुलिस की सुरक्षा ले सकते हैं। व्यापारी बंधुओं का खासतौर से पेट्रोल पंप मालिक और सराफा व्यापारी और बहुत बड़ा कारोबार करने वाले लोग, उनका अपना कैश जमा करने के लिए बैंक जाते समय उनके साथ कभी कभी घटना हो जाती है। उसको रोकने के लिए जनपद आगरा पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया। केवल उनका उस नंबर का फ़ोन करके बताना चाहिए, सर हमारे लिए पुलिस ज़रूरत है, हम आज बैंक जाना चाहता हूँ, हमारा जो पहले जो कलेक्शन है उसका जमा करने के लिए। उस समय हमारा पुलिस तुरंत उनके पास 5 मिनट जो भी नज़दीक लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से तुरंत 2 पुलिस कर्मचारी चले जाएंगे, उनके साथ साथ जाके बैंक में जमा करके वापस आ जाएंगे। अमरोहा देहा थाना क्षेत्र स्थित सूनपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक तेंदुए की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। माना जा रहा है कि तेंदुए की हत्या की गई है। थाना अध्यक्ष सुनील मलिक ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर लखनऊ से, जहां पंडित खेड़ा अलीनगर सुनहरा के पीड़ित लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभागार में एकत्रित हुए, जो बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया। आपको बता दें कि बुधवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास प्राधिकरण से अनियोजित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए थे। ऐसे में लोगों ने जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां अपने सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन करने में जुटी हैं। इस बीच प्रदेश में कहीं बसपा की ओर से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, तो कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सत्ता में काबिज होने के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बलरामपुर पहुंचे, जहां बलरामपुर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रही शिल्पा राज ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार किसानों और नौजवानों पर अत्याचार कर रही है। भाजपा सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन उसने रोजगार छीना है, जिससे युवाओं में आक्रोश है।
मथुरा में मौसमी बीमारियों का तांडव, अज्ञात महामारी से फिर एक बच्चे की मौत हुई। फरा इलाके के खोह गांव में बच्चे की मौत से हड़कंप मचा। खोह गांव में महामारी से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। आगरा में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। खोह गांव के अलावा जून सिटी गांव में भी मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों लोग अभी भी बीमारी की गिरफ्त में हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भी लगातार इस मामले को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जन क्रांति यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान समापन कार्यक्रम में अचानक मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए। इसके बाद अखिलेश ने अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें बैठाया। अखिलेश ने कहा कि नेताजी को देखकर हिंदी में शब्द ही नहीं निकल रहा है। वहीं मुलायम ने कहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और भीड़ देखकर हम खुश हैं। इस दौरान जिन लोगों ने सपा ज्वाइन की उनके लिए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 2022 चुनाव में इसी तरह समाजवादी पार्टी अपनी ताकत के तौर पर उपयोग करके सत्ता में काबिज होने का कार्य करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जनता 2022 में भाजपा को नहीं देखना चाहती है। उन्होंने आगामी चुनाव में 400 सीटें जीतने का भी दावा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।